हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 के लिए क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट और साथ ही पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से बता देता हूँ, क्लास 12th इकोनॉमिक्स का है, जिसका कि एग्जाम आप लोग का होने वाला है 4 अक्टूबर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों के लिए है। मैं सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ, तीनों स्ट्रीम के लिए, ठीक है। इसलिए तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु गेव द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर। तो जो इकोनॉमिक्स का मतलब डिफिनेशंस है वेलफेयर से रिलेटेड, ये किसने दिया था? अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, या फिर अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया, ये आपको बताना है। सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा मार्शल। क्या? मार्शल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही। तो जो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा है ना, यानी कि वेलफेयर रिलेटेड जो डिफिनेशन है, किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि विच इकोनॉमी हैज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो निजी और सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व है, यानी कि जो आपका निजी को हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी, और जो आपका सार्वजनिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं समाजवादी। और जो दोनों का मिश्रित होता है, जिसको कि हम लोग सह अस्तित्व बोल सकते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो जो निजी और सार्वजनिक है, अगर ये दोनों सह अस्तित्व में है, मतलब कि दोनों एक साथ अस्तित्व में है, तो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कौन सा है, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि विच इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूज्ड द वर्ड्स माइक्रो एंड मैक्रो इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि, जैसे अभी आपका जो दो बुक है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है, एक समष्टि अर्थशास्त्र, दो बुक अभी डिवाइड हुए हैं ना, मतलब कि दो अलग अलग बुक है। तो वही बोला है कि व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो जो आपका शब्द है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर व्यष्टि या फिर समष्टि अर्थशास्त्र या फिर समष्टि, तो ये सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था, किस इकोनॉमिक्स ने किया था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा रैगनर फ्रिश ने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा, ठीक है। और ये दोनों साथ में ना पूछ करके ऐसे भी क्वेश्चन बनाता है कि अर्थशास्त्र में शब्द सिर्फ यहाँ पर व्यष्टि पूछ लेगा कि व्यष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया, या फिर इसी को ऐसे बना देगा कि अर्थशास्त्र में शब्द समष्टि, इस बार व्यष्टि ना पूछ करके समष्टि बोलेगा कि समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो दोनों में से कोई एक भी बना सकता है और दोनों साथ में भी बना सकता है। तो आंसर हमारा वही रहेगा, रैगनर फ्रिश नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है। तो देखिएगा फोर्थ नंबर वाला है हमारे पास नेक्स्ट, द रीजन फॉर विच द साइज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टुवार्ड्स द ओरिजिनल पॉइंट इज। क्या बोल रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने के कारण है। कहने का क्या मतलब है? अगर इसको मैं यहाँ पर बनाऊँ, देखिए यह मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ग्राफ है, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो कॉनकेव बोल रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश में, हाँ यहाँ पर देखिए कॉनकेव बोल रहा है। तो कॉनकेव कैसे होता है? कॉनकेव को हिंदी में बोलते हैं अवतल। तो अवतल इस प्रकार का होता है, और ये भी अवतल किधर बोल रहा है? तो मूल बिंदु हमारा क्या होता है? 0,0 होता है, और 0,0 यही तो है यहाँ पर, मैं जहाँ पर ये पॉइंट गोला कर रहा हूँ, ठीक है, यही तो होता है। तो मूल बिंदु की ओर अवतल, यानी कि इस प्रकार का होगा ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार का होगा। तो वही पूछ रहा है कि अवतल होने का, एक्चुअली इसको ऐसे होने का, अवतल होने का कारण क्या है, रीजन क्या है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर आ जाएगा कि राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं
कि बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण, किसके कारण, तो बढ़ती जो सीमांत अवसर लागत है ना उसके कारण ऐसा वक्र हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा हमारे पास 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम आपको बताना है। जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ ना और जब सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन कराता हूँ तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ डीपली। और इकोनॉमिक्स एक्चुअली देखा जाए ना तो समझने वाली चीज़ है, मैथ की तरह ही। इसमें मैथमेटिकल टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं और सारे मतलब बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट सारे यहाँ पर मतलब क्या है कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, लेकिन फिर भी हाँ इतना जरूर समझा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इसका आंसर की बात करें तो क्या जाएगा हमारे पास, आर्थिक लागत, यानी कि जो अवसर लागत है इसका जो वैकल्पिक नाम है या फिर जो इसका दूसरा नाम है वो क्या है, इकोनॉमिक रेंट है। क्या है, इकोनॉमिक रेंट, याद रखिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन, मतलब कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो देखिए आपके पास एक्चुअली में 2 बुक्स है। एक तो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसको कि हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, और एक है आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है समष्टि यानी कि बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, जिसको कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र या फिर हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। और हम लोग जो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करते हैं ना, ये किस में करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही करते हैं, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसको कि व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछ लिया है कि हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी जिसको कि हम लोग MU से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक्चुअली आपसे क्या पूछना चाह रहा है, फार्मूला पूछना चाह रहा है। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, आंसर जगह इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेल्टा TU। ठीक है, डेल्टा TU अपॉन में डेल्टा क्यू, डेल्टा TU अपॉन में डेल्टा क्यू। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू होता है डेल्टा TU अपॉन में डेल्टा क्यू। याद रखिएगा डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3rd नंबर वाला करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3rd आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सा है, हाँ ये 7 नंबर वाला हिंदी में है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। तो वही है आंसर, मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग हिंदी में सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है कि हु प्रोफाउंडेड द ओरिजिनल यूटिलिटी थ्योरी, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया। हु प्रोपाउंडेड द ओरिजिनल बल्कि ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी जो थ्योरी है, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमवाचक सिद्धांत। ठीक है, क्रमवाचक सिद्धांत, तो ये किसने दिया था। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हिग्स एवं एलन। हिग्स और एलन ने क्या दिया था, तो क्रमवाचक सिद्धांत दिया था, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत, यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी दिया था। एक और हमारे पास थ्योरी होता है, 2 थ्योरी होता है। ठीक है, एक और कौन सा होता है, एक हमारे पास होता है गणनावाचक सिद्धांत। क्या होता है, गणनावाचक। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हाँ गणनावाचक। ठीक है, गणनावाचक। तो एक और हमारे पास सिद्धांत होता है जो कि होता है गणनावाचक सिद्धांत। तो क्रमवाचक सिद्धांत ना पूछ करके आपसे पूछ लेगा कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया। तो याद रखिएगा किसने दिया था, इसको दिया था मार्शल ने। किसने, मार्शल ने। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि कोई भी एक पूछ सकता है, तो मार्शल आ जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन हमसे यहाँ पूछा था इस क्वेश्चन में क्रमवाचक के लिए, तो हिग्स एवं एलन। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, देखिए कि इन डिफरेंस कर्व इज, उदासीनता वक्र होता है। तो उदासीनता वक्र क्या होता है, कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो क्या होता है कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन और कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो बोथ A एंड B, ऑप्शन नंबर 3rd जगह बिल्कुल सही, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर और मूल बिंदु की ओर अनुत्तर दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3rd सही। ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पर आपको मतलब कुछ लिमिट्स लगा देगा, कुछ यहाँ पर आपको क्या दे देगा, क्राइटेरिया दे देगा कि सिर्फ ऐसे होना चाहिए, तो उसके लिए फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन हमसे यहाँ पर जनरली पूछा कि उदासीनता वक्र होता है, यहाँ पर इसने कोई लिमिट्स नहीं दिया है। ठीक है, इसने कुछ स्पेशल नहीं बोला है, इसीलिए ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो 10th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि क्या है, डिमांड फॉर गुलाब जामुन ड्यू टू लो प्राइस ऑफ रसगुल्ला, यानी कि रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगी।
शून्य हो जाएगी, कम हो जाएगी, तीव्र गति से बढ़ेगी, या फिर मतलब और जो ऐसे नॉर्मल बढ़ती है वो ऐसे बढ़ेगी। देखिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए रसगुल्ला अभी जनरली बात कर रहे हैं कि अभी तक हमको मिल रहा था 5 रुपये में एक रसगुल्ला मिल रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं समझिएगा कि 5 रुपये में मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि रसगुल्ला आपको 5 रुपये में मिल रहा है, और जो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन भी आपको 5 रुपये में मिल रहा था। ठीक है, 5 रुपये में मिल रहा था और हम लोग जनरली खा रहे थे। अब क्या हुआ कि रसगुल्ला की कीमत कम हो गई, यानी कि रसगुल्ला की कीमत अब मान लीजिए आपको मिलने लगा 2 रुपये में, या फिर मान लीजिए कि आपको 3 रुपये में मिलने लगा, और गुलाब जामुन का कीमत भी अभी उतना ही है, मतलब 5 की है। तो आप लोग क्या खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे या फिर गुलाब जामुन खाएंगे? तो ऑब्वियसली बात है कि सभी लोग रसगुल्ला खाएगा। ठीक है, सभी लोग रसगुल्ला खाएगा क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया है। तो प्राइस कम हो गया तो सभी लोग क्या खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, मतलब रसगुल्ला की डिमांड तो बढ़ेगा ना, रसगुल्ला की डिमांड बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका गुलाब जामुन है इसका डिमांड कम हो जाएगा, इसको कोई नहीं लेगा क्योंकि इसका क्या है, इसका प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर क्या आ जाएगा, हमसे पूछा क्या है कि गुलाब जामुन की मांग, तो गुलाब जामुन का मांग क्या हो जाएगा, गुलाब जामुन का मांग हमारे पास क्या आ जाएगा, कम होगी। क्या हो जाएगा, कम होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 11 नंबर बोला, क्या बोल रहा है कि बजट लाइन इंडिकेट्स, यानी कि बजट रेखा इंगित करती है। तो बजट रेखा क्या इंगित करती है, तो बजट रेखा क्या इंगित करती है, तो मूल अनुपात को, यानी कि मूल्य अनुपात को, यानी कि प्राइस रेशियो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये प्राइस रेशियो को मतलब इंडिकेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंडिकेट्स। तो जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है, तो ये क्या इंडिकेट्स करता है, तो ये आपका क्या इंडिकेट करता है, इसका सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा कि स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व। क्या ये इंडिकेट करता है, तो स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसी क्वेश्चन को आप लोग हिंदी में भी देख लीजिए, क्या है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है। तो क्या इंगित करती है, तो अंधिमान वक्र का ढलान। क्या, अंधिमान वक्र का ढलान, यानी कि कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर क्या जगह 3 सही। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर क्या बोल रहा है कि इफ द इंक्रीज इन इनकम ऑफ कस्टमर रिड्यूसेस द डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, द कमोडिटी एक्स विल बी। यदि उपभोक्ता की आय, ठीक है, कोई उपभोक्ता है, उसकी आय में वृद्धि से एक्स, वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है, तो वस्तु एक्स होगी। तो वस्तु एक्स कैसी वस्तु होगी, एक्चुअली आपसे ये पूछ रहा है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा गिफिन वस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जाएगा सही, गिफिन कमोडिटी, ऑप्शन नंबर 4 सही। अब गिफिन वस्तु का मतलब समझिए क्या होता है, गिफिन वस्तु का मतलब होता है लो क्वालिटी, चीप क्वालिटी का वस्तु, जिसको क्या बोलते हैं, घटिया वस्तु। क्या बोलते हैं, घटिया वस्तु। ठीक है, जो कि लो क्वालिटी का होता है, चीप क्वालिटी का होता है। और हम लोग ऐसा वस्तु क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकम कम होता है, पैसा कम होता है। लेकिन इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो, कोई उपभोक्ता था, उसका 10,000 आय था मंथली, अब क्या होगा कि डायरेक्टली उसका मतलब कोई नई नौकरी लगी या प्रमोशन वगैरह हो गया और 30,000 हो गया उसका आय। ठीक है, 30,000 हो गया, मतलब कि आय में वृद्धि हुई। तो अब क्या वो घटिया वस्तु खरीदेगा, नहीं, अब वो प्रीमियम क्वालिटी का वस्तु खरीदेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि इसने क्या किया कि वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है। तो ये जो वस्तु एक्स खरीद रहा था, तो मतलब ये खरीदना कम बंद कर दिया, तो वस्तु एक्स की मांग कम हो गई। तो क्यों खरीदना कम किया, क्योंकि ये गिफिन वस्तु था, मतलब ये घटिया वस्तु था। तो ऑप्शन नंबर 4 जगह बिल्कुल सही। समझ में आगे होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, इफ द डिमांड लाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस, जो कि एक्चुअली वाई एक्सिस होता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द आइटम। क्या बोल रहा है हिंदी में देखिएगा, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष, जो कि एक्चुअली वाई अक्ष पर मतलब हम लोग दिखाते हैं कि मतलब वाई अक्ष के समांतर है, तो ये जो वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष है ना, वाई अक्ष के समांतर है, तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान होगा। तो याद रखिएगा, जब भी वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा ना, वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो अगर इसका लोच आपसे पूछा गया तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि 0। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास जो कि है 12 नंबर वाला, क्या है देखिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स एट अ पॉइंट वेयर, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ से समझाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास ग्राफ है, एक्स वाई मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पर मतलब जनरल जो शो होता है ये, और ये हमारा समांतर मतलब मार्जिनल यूटिलिटी वाला ही है, ये मार्जिनल यूटिलिटी वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ये पॉइंट कट हो रहा है ना, यहाँ पर जो ये पॉइंट कट हो रहा है तो यहीं पर होगा। तो ये जो यहाँ पर आपको पॉइंट कट हो रहा है तो उपभोक्ता संतुलन यहीं पर मिलेगा। जो यहाँ पर पॉइंट कट हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपको क्रॉस दिख रहा है इसी जगह पर उपभोक्ता को संतुलन मिलेगा। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ सीमांत उपयोगिता जो होता है ना, सीमांत उपयोगिता जिसको कि हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, एमयू, किसके बराबर होगा, प्राइस के इक्वल होगा। और ये जो हमारा ये जनरल प्राइस को मतलब यहाँ पर शो कर रहा है, ऐसा समझिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है, फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। गिफिन वस्तुओं के लिए, गिफिन वस्तु क्या होता है अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, चीप क्वालिटी का या फिर जिसको हम लोग घटिया वस्तु बोलते हैं, के लिए कीमत मांग की लोच होती है। तो कीमत मांग की लोच इसके लिए कैसी होती है, तो ये होता है आपका धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और पॉजिटिव कैसे होता है इसको भी मैं अगर चाहूँ तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा निकल जाएगा। सब्जेक्टिव वाला कभी मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कौन सा है, 17 नंबर बोला, क्या बोल रहा है कि फॉर द टू इंस्ट्रूमेंट लेबर एल एंड कैपिटल के व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन का हमसे फॉर्म पूछ रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्म कैसा होगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे डिनोट करेंगे कि Q इज इक्वल टू एफ ऑफ एल कोमा के, ठीक है। तो एफ यहाँ पर क्या है, तो एफ यहाँ पर फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ एल कोमा के, एल यहाँ पर लेबर है और के आपका कैपिटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी में इसी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्या है कि दो साधन श्रम एल और पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप है, तो वही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, Q इज इक्वल टू एफ ऑफ एल के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 18 नंबर जो कि क्या है कि व्हाट इज या फिर व्हाट आर फैक्टर जिसको कि यहाँ पर ए से डिनोट किया है ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के साधन क्या है, तो उत्पादन के साधन क्या है, मान लीजिए कोई चीज़ आपको उत्पादित करना है, ठीक है, मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री लगाए और कोई चीज़ आपको उत्पादित करना है मेजर तरीके से, तो आपको क्या क्या चाहिए, साधन आपके पास क्या क्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, तभी तो सबसे पहले आप लोग फैक्ट्री लगाएंगे, पूंजी होना चाहिए उसके लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए भी, और जो भी आप प्रोडक्ट मतलब उत्पादित करने वाले उसके लिए भी, और श्रम, तो लेबर तो चाहिए ना, बिना लेबर के कैसे उत्पादित कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि कैपिटल भी होगा, लैंड भी होगा, लेबर भी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन है हमारे पास जो कि 19 नंबर क्या बोल रहा है कि व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट। जब कुल उत्पाद अधिकतम है तब सीमांत उत्पाद। तो जब कुल उत्पाद अधिकतम है, ये बोल रहा है अधिकतम है, ठीक है, अधिकतम एक होता है कि मतलब बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन इसने बोल दिया कि अधिकतम है, मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतम मतलब स्थिर मान दिया कि जहाँ पर अधिकतम है वहाँ स्थिर कीजिए, ठीक है। तब सीमांत उत्पाद, तब सीमांत उत्पाद क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, शून्य होता है। जब कुल उत्पाद अधिकतम है तब सीमांत उत्पाद क्या है, शून्य है, ठीक है। जब कुल उत्पाद अधिकतम होगा तो आपका जो सीमांत उत्पाद है शून्य होगा, ठीक है। हम लोग कुल उत्पाद को बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट, यानी कि टीपी से डिनोट करते हैं, और सीमांत उत्पाद को बोलते हैं क्या, सीमांत उत्पाद को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि एमपी से डिनोट करते हैं जनरली। और इसके लिए ग्राफ होता है, ग्राफ के माध्यम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम का तैयारी कराऊंगा ना तो वहाँ पे समझाऊंगा इसको ग्राफ के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि अगर ग्राफ समझ जाइएगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये हमारा लास्ट वन है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन, उत्पादन के जो भी साधन है, आई थिंक मैंने ऊपर अभी बताया है, तो उत्पादन के जो भी साधन है, जितने भी साधन हैं, तो वह कौन सा समय है जिसमें कि परिवर्तित किए जा सकते हैं। सभी साधन की बात कर रहा है, जैसे अगर भूमि भी है तो भूमि को भी परिवर्तित करना है, तो कौन सा समय आपको चाहिए, ठीक है, शॉर्ट रन चाहिए, लॉन्ग रन चाहिए, वेरी शॉर्ट रन चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दिस चाहिए। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, लॉन्ग रन चाहिए, दीर्घकाल चाहिए, क्योंकि शॉर्ट रन में या फिर वेरी शॉर्ट रन में हम लोग सभी को उत्पादित मतलब सभी को चेंज नहीं कर सकते, सभी को नहीं बदल सकते, इसीलिए हमको अगर सभी को परिवर्तित करना है तो दीर्घकाल ही चाहिए, यानी कि लॉन्ग रन ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ पर मैंने इतना ही क्वेश्चन लिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन ही लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।